हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल सेट के सेक्शन बी का प्रश्न सॉल्व करेंगे और उसमें से सेक्शन बी के सभी प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। और सेक्शन बी का जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट है। और 8 नंबर का क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ लॉजिक गेट, मतलब इस लॉजिक गेट का, एक लॉजिक गेट का सिंबल दिया है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचानना है। इसका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ एंडी गेट एंड और गेट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एंडी गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो लिखेंगे एंडी गेट, ठीक, और इसका ट्रूथ टेबल देखिए। एंडी गेट का ट्रूथ टेबल सबसे पहला हमारा हो जाएगा इनपुट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इनपुट्स को लिखेंगे, ठीक। ये हमारा इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे और ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस फिगर में ये हमारा नॉट गेट है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा नॉट गेट, ये हमारा एंड गेट। तो नॉट गेट का जो इनपुट है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉट गेट में दो इनपुट हो जाएंगे। इसके इनपुट को हम लोग एक को इनपुट ये लेंगे, दूसरा बी हमारा हो जाएगा। उसके बाद नॉट गेट का जो आउटपुट हमें मिलेगा, नॉट गेट का जो आउटपुट मिलेगा, वो अभी हम बताते हैं नॉट गेट का आउटपुट कितना होता है, y बराबर a इंटू बी। तो यहाँ पर लिखिए इस चीज को, तो y बराबर हो जाएगा a इंटू बी। उसके बाद फाइनल आउटपुट हमारा क्या होगा, तो देखिए इस जगह पर मेरा आउटपुट निकल रहा है y बराबर a इंटू बी। और एंड गेट का आउटपुट क्या कहता है, तो एंड गेट का आउटपुट ये कहता है कि इनपुट जो रहेगा उसी पर बार चढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर y डैश बराबर हमारा हो जाएगा y का बार, ठीक है, y का बार हो जाएगा। मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका बार चढ़ा देंगे, वही हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। फाइनल आउटपुट कहने का मतलब एंडी गेट का आउटपुट हमारा हो जाएगा। तो लिख देंगे आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा y डैश बराबर y का बार। अब देखिए इनपुट लेते जाइए, सबसे पहला इनपुट हमारा हो जाएगा 0, दूसरा इनपुट भी 0। जब 0 और 0 लीजिएगा तो यहाँ पर 0 इंटू 0 यहाँ पर बैठाइएगा, ये के जगह पे 0, बी के जगह पे 0, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 आ जाएगा। और 0 का जब बार चढ़ा दीजिएगा तो ये हमारा फिर से 1 बन जाएगा। उसके बाद एक इनपुट हम लोग 0 लेते हैं, दूसरा इनपुट हम लोग 1 लेते हैं। अब देखिए इस 0 को ये के जगह पर 0 बैठाएंगे, बी के जगह पर 1 बैठाएंगे। 0 इंटू 1 फिर से हमारा हो जाएगा 0, और 0 का फिर से बार चढ़ाइएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग अब इनपुट लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1 और दूसरा इनपुट लेते हैं 0, तो 1 इंटू 0 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 0 बराबर 0, और इसका जो आउटपुट निकलेगा, इसका बार चढ़ेगा तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद एक इनपुट लेते हैं 1, दूसरा इनपुट भी 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा एंडी गेट का। तो एंडी गेट का ट्रूथ टेबल ये आपका हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमको लिखना है और गेट का ट्रूथ टेबल। तो देखिए और गेट का ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, और गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा, यहां पर इसका नाम चेंज कर देंगे। अब ये हमारा हो जाएगा और गेट। अब और गेट का ट्रूथ टेबल देखिए, ये कॉलम हमारा हो जाएगा इनपुट का, और ये कॉलम हमारा हो जाएगा आउटपुट का, ठीक। और गेट में दो इनपुट्स होते हैं, तो वो इनपुट्स हमारे ये और बी हो जाएंगे। और गेट का जो आउटपुट होता है उसका भी हम लोग सिंबल लिखाए थे, बुलियन एक्सप्रेशन इसका होता है y बराबर ये प्लस बी। अब देखिए एक इनपुट हमारा हो जाएगा 0, दूसरा इनपुट भी 0, 0 0 यहाँ पर है, ये के जगह भी 0 पुट करेंगे, बी के जगह भी 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 बराबर 0। उसके बाद एक इनपुट 0, दूसरा इनपुट 1, ये के जगह पर 0 बैठाइए, बी के जगह पर आप 1 बैठाइए, 0 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1।
फिर 1 यहाँ पर ले लीजिए, इसको 0 लेंगे। अब 1 + 0 बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 1 हो जाएगा। एक इनपुट 1, दूसरा इनपुट भी 1 लेंगे, 1 + 1 बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रूथ टेबल। एनए एंडी गेट का ट्रूथ टेबल अभी दिखा दिए, और गेट का ट्रूथ टेबल हमारा ये हो जाता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 9 नंबर में हो जाएगा। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इसके आप यहां पर सबसे पहला चीज 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के 3 प्रॉपर्टीज बताइए। 3 प्रॉपर्टीज को लिखना है। तो 3 प्रॉपर्टीज हमारा हम लोग कुछ भी लिख देंगे अपने से। 3 प्रॉपर्टीज कुछ भी, आप लोग 10 बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रॉपर्टीज देखिए। फर्स्ट नंबर में हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ये ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक, इसको चलने के लिए पहला चीज, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है ये वेव तीनों एक्सिस को ऑक्युपाई करता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस को ऑक्युपाई करता है, तीनों एक्सिस को प्राप्त करता है। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम is given by c बराबर 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है, वो इतना होता है, और इसी का मान आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव obeys the law of conservation of energy। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टीज हो जाएंगे। तीनों प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल इज। ध्यान दीजिएगा, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल। कैल्शियम मेटल का वर्क फंक्शन इज दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक हमारे पास मेटल है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का मेटल है, और उसके लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। मतलब यदि हम लोग इतना फ्रीक्वेंसी के लाइट को कैल्शियम मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट करवाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मेटल का सरफेस है कैल्शियम का, और इस कैल्शियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसका मान दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब
यदि आप इस कैल्शियम मेटल पर एक लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी का मान है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, तो उसमें आगे बोल रहा है फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, मतलब जब लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तब बताइए व्हाट इज द, क्या होगा, क्या है मान इसका, किसका मान पूछ रहा है तो जवाब दीजिए। ये नंबर में है आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के सरफेस को छोड़ करके निकल जाएगा उसका अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा। तो सबसे पहला चीज, जिस चीज का मान दिया है उसको आप गिवन में करके लिख लीजिए। तो गिवन में ध्यान दीजिए, अब वर्क फंक्शन का मान W0 बराबर हो जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद लाइट का फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ये आपका फ्रीक्वेंसी का मान दे दिया। देखिए यदि लाइट, इंसिडेंट लाइट का यदि फ्रीक्वेंसी का मान दिया है तो हम लोग इंसिडेंट लाइट के एनर्जी का मान निकाल सकते हैं और वो हो जाएगा E बराबर h न्यू। और h का मान हम लोग पहले से जानते हैं 6.63 × 10⁻34 इतना होता है। और न्यू जो है, न्यू का मान इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 39.78 × 10⁻−34 + 14, ये दोनों को जोड़िएगा -20 आ जाएगा तो 10⁻−20 लिखेंगे। एनर्जी है इसलिए इसका मात्रक जूल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है इसका मात्रक हमारा जूल में है। हमें इसको जूल में नहीं रख करके हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। अब जब 1 जूल का मान निकालेंगे, जब हम 1 जूल का मान निकालेंगे तो ये जो वैल्यू हमारा रहेगा वो नीचे चला आएगा और ये हमारा हो जाएगा 1 तो ऊपर में रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना के बराबर, 1 जूल के बराबर। ये वैल्यू हमारा 1 जूल का आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। एनर्जी E का मान इतना तो पहले से देखिए, इतना वैल्यू तो आपको पहले से लिखा हुआ है। अब 1 जूल का मान, 1 जूल का मान कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बैठा देंगे तो देखिएगा ध्यान से, 10⁻−19 10⁻−20 कटेगा, -1 बचेगा। अब जब इसमें इससे भागा दीजिएगा तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 24.86 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब आप दशमलव को नीचे शिफ्ट कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इंसिडेंट लाइट का जो एनर्जी है उसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ गया, 2.486 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी बराबर, टोटल एनर्जी बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है मेटल के सरफेस से उसका अधिकतम काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए इसको हम लोग W0 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो E - W0 आपका हो जाएगा बराबर क्या, Ke max। अब देखिए E का मान ध्यान दीजिएगा, E का मान मेरा कितना आया है, ये आया हुआ है, इसको बैठा दीजिए। उसके बाद W0 का मान मतलब वर्क फंक्शन का मान आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। जब दोनों को घटाएंगे तो घटाने के बाद मेरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान हमारा इतना आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा ये नंबर का। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कितना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को V0 से डिनोट करते हैं और V0 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला चीज, एक रिलेशन आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे, Ke max बराबर होता है E × V0, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है E × V0। V0 हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब Ke max बराबर E V0 हो जाएगा तो Ke max का मान देखिए, Ke max का मान हम लोग ये वाला जो है यहाँ पर पुट कर देंगे और पहले से E V0 हो जाएगा। अब E से E दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 0.346 V जो है वो V0 का मान हो जाएगा। उसके बाद इसलिए V0 बराबर इतना वोल्ट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कितना आ गया,
0.346 वोल्ट, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान आ जाएगा। बी का आंसर यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे उनका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उपयोग करेंगे। के ई मैक्स बराबर होता है 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर, लेकिन ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जब रखिएगा तो यहाँ पर भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अब देखिए इस चीज को आप एक साथ रख दीजिए, नीचे में 2 है, ये जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम आपका नीचे में चला जाएगा, तो वी मैक्स का स्क्वायर बराबर 2 के ई मैक्स बाय एम हो जाएगा। स्क्वायर जब उधर जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो वी मैक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू के ई मैक्स डिवाइडेड बाय एम, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, इसमें हम लोग के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान देखिए ये वाला बैठा देंगे, और एम है आपका इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास, इसको हम लोग नीचे में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहां लीजिए, देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग वी मैक्स का मान निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए वी मैक्स बराबर ये हो जाएगा, तो यहां पर वी मैक्स बराबर हो जाएगा 2 इंटू, ध्यान दीजिए 2 के जगह पे 2 रहेगा, के ई मैक्स का वैल्यू देखिए ऊपर से इसको बैठा देंगे, और उसके बाद एम यहां पर लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, जिसका वैल्यू होता है 9.11 इंटू 10 का पावर -31। अब ध्यान दीजिए इस जगह पर हमारा 2 हो जाएगा 0.346, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बैठा दीजिए, जो कि इतना होगा, ध्यान दीजिए इतना वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिएगा, इसको बैठा दीजिए। अब नीचे में 9.11 इंटू 10 का पावर -31 होगा, इन दोनों को जब काटिएगा तो ये हमारा बच जाएगा 10 का पावर -11। इसको जब ऊपर ले जाएंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे 10 का पावर +12 हो जाएगा। अब ऊपर में इन तीनों संख्या को गुणा कीजिएगा, ये आ जाएगा, नीचे में 9.11, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.12 इंटू 10 का पावर 12 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, दशमलव को हटाइएगा, नीचे में 2 जीरो उतर जाएगा, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कटेगा, 10 का पावर 10 बचेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर 10। अब 12 का वर्गमूल लगभग 3.45 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर 10 का हो जाएगा 10 का पावर 5। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी का मान निकल गया, मैक्सिमम स्पीड का वैल्यू निकल गया, तो ये आपका वी मैक्स का मान हो गया। तो 8 नंबर क्वेश्चन में 3 आंसर आप लोगों को देना है, एक के ई मैक्स का वैल्यू, दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान, और तीसरा मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसका मान। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनर डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड क्या है और जेनर डायोड का क्रियाविधि किस तरह से होता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, इसके बारे में इसमें लिखना है। तो ये चीज आप लोगों को क्लासेस में बता दिया गया है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को क्लासेस में बताया गया है, तो वहां से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, यूजिंग फेजर डायग्राम एनालिसिस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस का मान निकालना है, ये भी डेरिवेशन आप लोगों के क्लासेस में हो चुका है, इसको आप लोग उसी से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देखिए, 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये चीज हो चुका है पहले से आप लोगों का। सेकंड नंबर, राइट ये कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। तो कंडीशन मालूम है कि जब प्रकाश किरणें डेंसर, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रेज हमेशा डेंसर से रेयर में जाती है। ठीक, तो ये कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर में 13 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो ये भी चीज आप लोगों का हो चुका है, ध्यान दीजिए 13 नंबर में, ध्यान दीजिए 13 नंबर में ध्यान दीजिए। एक नंबर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिखना है। ठीक, दूसरा नंबर में कंडीशंस लिखना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का कंडीशन लिखना है। पता है आपको शर्त क्या होता है, लाइट रेज
डेंसर मीडियम से, लाइट रेज डेंसर मीडियम से हमेशा किस में जाना चाहिए? रेरर मीडियम में जाना चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तीसरा नंबर, ये रिलेशन क्रिटिकल एंगल का पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि रिलेशन sin c बराबर होता है 1/μ, ठीक। sin c का मतलब क्रिटिकल एंगल, μ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसलिए हमारा हो जाएगा c बराबर, sin जब इधर जाएगा तो sin इनवर्स हो जाएगा, sin इनवर्स 1/μ। इसमें सभी लेटर का मीनिंग देख लीजिए। c का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल, यह c बराबर क्रिटिकल एंगल, म्यू बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए उसको। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसको देखिए आप लोग। नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि एक डबल कन्वेक्स लेंस है यार टू बी मैन्युफैक्चर्ड। एक डबल कन्वेक्स लेंस आपको बनाना है फ्रॉम ये ग्लास, किसी ग्लास से, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक आपको डबल कन्वेक्स लेंस बनाना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना दिया है? 1.5 दिया है, ठीक। विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब डबल कन्वेक्स लेंस का दोनों जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। मतलब इसका यह है कि यदि हमारे पास ये एक डबल कन्वेक्स लेंस है, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कौन सा लेंस है? डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस। तो ये यदि हमारा डबल कन्वेक्स लेंस है तो इसमें से फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इधर रहेगा, इसको हम लोग r1 मान लेंगे, और सेकंड ये वाला जो सरफेस है, ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 और सेकंड वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r2। सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान बराबर है, दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान बराबर है। इसका मतलब यदि r1 का वैल्यू r है तो r2 का भी वैल्यू कितना होगा? r होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट कर्वेचर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे ये पॉजिटिव में लेंगे, इसको पॉजिटिव में लेंगे, और सेकंड वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग निगेटिव में लेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताया जा चुका है कि इसका साइन पॉजिटिव क्यों लेते हैं, इसका साइन निगेटिव क्यों लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में, सेकंड वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव में, तो इसलिए हमारा हो जाएगा r1 बराबर r2 बराबर r, ठीक। अब r का मान साइन के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर। यदि फोकल लेंथ का मान इस डबल कन्वेक्स लेंस का, यदि फोकल लेंथ का मान 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि दोनों सरफेस का रेडियस का मान कितना होगा, कितना होगा। तो सबसे पहला चीज, ये जो हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है, इसके रेडियस को निकालने के लिए हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक। यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, क्या होता है लेंस मेकर्स फार्मूला? तो आप लोग जानते हैं 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
R2। अब सभी का मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, F का मान ध्यान दीजिए, F का मान यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/20 है ने, 1/F है तो 1/20 हो जाएगा। म्यू माइनस 1, म्यू का मान यहाँ से देखिए 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू में 1/R1, R1 का मान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। R1 का भी मान R लेंगे, R2 का भी मान R लेंगे, लेकिन साइन पर ध्यान दीजिएगा, R1 का मान R लेंगे लेकिन प्लस में लेंगे, यहाँ पर प्लस में आप R लिखिएगा, फिर माइनस का साइन 1/R2, R2 का मान भी R लेंगे लेकिन माइनस में लेंगे, तो माइनस यहाँ पर R हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हमारा हो जाएगा 1.5 में 1 चला जाएगा, 0.5 बचेगा, अंदर में हो जाएगा 1/R माइनस और माइनस प्लस 1/R, दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 0.5 इंटू में हो जाएगा 1 प्लस 1, सीधे जोड़ दीजिए 2/R हो जाएगा। ठीक, अब 0.5 इंटू 2 सीधे 1 हो जाएगा, 1/R, लेफ्ट साइड हमारा हो जाएगा 1/20। अब इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए दोनों साइड को, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू R। ठीक, इसलिए R बराबर 20, मात्रक इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इस डबल कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों लेंस का कितना हो जाएगा, R बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा अपने से एक बार। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होगा और सेक्शन सी में सभी प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। सेक्शन सी के सभी प्रश्न 5 नंबर के पूछे जाएंगे। सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है, स्क्रीन को देखिए, सब क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, ड्राइव द एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, माइनस μ1/u प्लस μ2/v बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो इस समीकरण को जरा से अरेंज कीजिए, प्लस वाले को पहले लिखिए, माइनस वाले को बाद में लिखिए, तो ये हमारा हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डेरिवेशन में बताया जा चुका है। इस फॉर्मूले को हम लोग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कहते हैं और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है। तो इस फॉर्मूले के बारे में आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। ठीक, वेयर रिफ्रैक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो उसके लिए ये डेरिवेशन करना है। तो ये आपके क्लासेस में आप लोगों को बताया जा चुका है इस चीज का डेरिवेशन। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन में स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन को, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, उस एक्सप्रेशन को हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीटा बराबर होता है d λ/d। ठीक, ये फॉर्मूला होता है बीटा बराबर, और इसका एक्सप्रेशन आप लोगों को निकालना है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको बताया जा चुका है पहले से आप लोगों को। तो इसमें देखिए, इस एक्सप्रेशन को निकालना है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ इफ द होल apparatus YDSE is completely immersed in a liquid of refractive index nu। मतलब यदि हम लोग देखिए, सबसे पहला चीज यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारा रिजल्ट है ये है फ्रिंज विड्थ का, ये हमारा जो रिजल्ट है वो है फ्रिंज विड्थ का। और ये चीज जो है वो हम लोग किस में पढ़े थे, YDSE में, मतलब यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, बीटा बराबर d λ/d, और इसी का डेरिवेशन आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट को किसी लिक्विड में डुबो देंगे,
यदि यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में डुबो देंगे तो बताइए कि उसका जो फ्रिंज विड्थ रहेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, यदि हम लोग इफ YDSE is immersed in a liquid of refractive index, RI कहने का मतलब refractive index of refractive index mu, then new fringe width will decreases by mu times, ठीक। दैट इज बीटा का मान, फ्रिंज विड्थ का मान लिक्विड में कितना हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ का मान जितना एयर में था उससे म्यू टाइम से घट जाएगा, म्यू टाइम से डिवाइड कर दीजिएगा उसको, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो 16 नंबर क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन करना है और इस चीज को आपको लिखना है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था। वैसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक। और आगे बोल रहा है क्वेश्चन में ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए, ये भी क्लासेस में हो चुका है। शो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहला चीज रेक्टिफायर का डेफिनेशन लिखना है, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है, उसके बाद इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो वेव वाला ग्राफ बताए थे क्लास में इसको भी बनाना है और दोनों का वर्किंग लिखना है। उसका वर्किंग भी आप लोग लिखिएगा। फुल वेव ओनली सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए लिखना है, हाफ वेव के लिए नहीं लिखना है, ठीक। सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सब कुछ करना है, ठीक। तो 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स में है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन में इसका ये नंबर स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन को, 18 का ये so that average value of AC over half cycle is 2I0 by pi। 18 नंबर का ये नंबर एवरेज I एवरेज का जो मान है वो प्रूव करने बोल रहा है कि 2I0 by pi होता है, इसको प्रूव कीजिए। तो ये चीज आपके नोट्स में लिखाया जा चुका है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बी नंबर also show the average value of AC in full cycle is 0। मतलब फुल साइकिल के लिए ध्यान दीजिएगा, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का मान 0 होता है, ध्यान दीजिए। ये हमारा है हाफ साइकिल के लिए और ये चीज हमारा है फुल साइकिल के लिए। तो इन दोनों चीजों को प्रूव करना है, इन दोनों चीजों को प्रूव करना है। तो ये चीज कॉपी में आप लोगों को बताया जा चुका है। सेकंड नंबर वाला जो चीज है, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं रिजल्ट का तो वहां पर लिमिट जो रखिएगा वो 0 से लेकर के t लीजिएगा, क्योंकि इस डेरिवेशन में आप लिमिट 0 से t/2 लिए थे, लेकिन ये हाफ साइकिल के लिए था इसलिए लिमिट t/2 था। जब फुल साइकिल के लिए कीजिएगा तो 0 से t लिमिट लीजिएगा, आपका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी का मान 0 वहां पर निकल जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ड्रॉ ये नीट लेवल्ड डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक साफ सुथरा डायग्राम बनाइए। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब आपको 19 नंबर क्वेश्चन में ये नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है। लेकिन ये फिगर कब बनाना है, तो जिस समय हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए
फिगर बनाए थे उसके लिए डेरिवेशन कर रहे थे, तो उसका फिगर सिर्फ बना दीजिएगा। सिर्फ आपको फिगर क्लीन डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा फिगर बनाइएगा। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन देखिए इसी का। बी नंबर क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको मैग्नीफाइंग पावर m का डेरिवेशन करना है, जिसका मान m बराबर माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ई आया हुआ। ठीक, ये डेरिवेशन आपके क्लासेस में हो चुका है। ठीक, ये एक्सप्रेशन पूरा करके कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मॉडल सेट का जो सेट नंबर फर्स्ट जो है वो आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे।